बहुपद। बहुपद में हम जितने भी चीज़ें बेसिक था उन सभी बेसिक चीज़ों को करा चुके हैं। बहुपद का पहचानने का भी तरीका बता दिया है, बहुपद के टाइप्स भी बताए। अब उस टाइप्स को हम लेके बढ़ते हैं, उसके कुछ विशेष चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और ध्यान दीजिएगा, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होने वाला है, ठीक है, जो यहीं से हर ऑब्जेक्टिव आपका बन के आएगा। इसीलिए आप इसे ध्यान से देखें, सुने, जो चीज़ें हम बोलेंगे कि नोट कर लीजिएगा, उसे आप नोट करने के प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, आज हम लोगों का क्लास 10 का बहुपद होने वाला है और लेक्चर नंबर 2 है ना। चैप्टर है आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है शायद, ठीक। हम बताए थे कि बहुपद जो होता है, बहुपद जो होता है इसे 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, बहुपद हम लोग किसको कहेंगे, हैं, किसको कहेंगे बहुपद? बहुपद हमें उसे कहते हैं जिसका चर का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए। चर का घात किस में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से हम लेक्चर 1 में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, बहुपद को 2 भागों में हम लोग वर्गीकृत कर लेते हैं। पहला जो होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं से भी आपका दे सकता है एकदम, और बेसिक लेवल से हम लोग चल रहे हैं एकदम 0 लेवल से। तो समझिए, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, और यहाँ लिख देते हैं हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को आप समझिए है ना, और प्रयास कीजिए इसको सुंदर सुंदर नोट बनाने का, ताकि आपको वो चीज़ें बाद में भी काम आएगा। अब यहाँ देखिए, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक पदी है ना, या इसको बोल सकते हैं एक पद, है ना, एक पद बहुपद। मोनोनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। समझिए, आप उसे लिख भी लेंगे, जिस बहुपद में केवल एक पद हो। चलिए लिखिए, जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जिस बहुपद में केवल एक पद हो। ध्यान दीजिएगा, केवल एक पद हो, जैसे x एक पद है, y क्या है, एक पद है, t एक पद है, 3 क्या है, एक पद है। ये भी आपका क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। इसी क्लास में बता चुके हैं, क्योंकि इसको हम 3x पर पावर 0 लिख सकते हैं, एक पद है ना। लिख दें हम यहाँ 7xy, ये भी एक पद है, ठीक है। लिख दें 10xyz, ये भी एक पद है। लिख दें 3/5 xyt, इस तरह का, तो ये भी एक पद है। तो बात समझिएगा, ये सब क्या है आपका, सब एक पद में। पद को अलग कौन करता है? पद को अलग जो होता है, पद को जो अलग करता है, जब इसके बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाए तो तब जो है ना पद अलग होता है। अभी इसके बीच में कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, गुना भाग जो है ना प्लस पद को अलग नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब कहलाता कौन सा? एक पदी। ये पूरे एक ही टर्म है। पद मतलब क्या होता है? टर्म। ये पूरा कौन सा टर्म है? एक टर्म है। जब इसके बीच में कहीं जोड़ और घटाव का चिन्ह आ जाए तो ये टर्म को अलग हो जाएगा। जोड़ और घटाव ही उस टर्म को अलग करता है। दूसरा समझिए, है ना, द्विपद, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। देखिए, द्विपदी बहुपद हम लोग किसको कहेंगे? ध्यान है ना यहाँ, तो जिसमें आप उसको लिख लीजिए, जिसमें लिखिए, जिसमें
केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। लिखिए, जिस बहुपद में केवल दो पद हो यानी कि x + 1, देखिए ये अलग पद है और ये अलग पद है। इसमें कितने टर्म है? दो टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा, मतलब ये पहला पद और ये दूसरा पद, दो पद हो गया। हम यहाँ लिख दें x² - y, तो इसमें भी कितने पद हैं? दो पद हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख दें 3xy + 7, तो इसमें भी कितना पद है? दो पद हैं। तो इस तरह से कुछ भी लिख दें हम, है ना, यहाँ लिख दें 3/4x, है ना, -7/8xy, तो इसमें भी कितने पद हैं? तो दो पद हैं। पद को अलग कौन करता है? जब बीच में जोड़ और घटाव का चिन्ह आ जाएगा तब अलग हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा और ये सेकेंड टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म आप बोल सकते हैं और इसको सेकेंड टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, यानी पहला पद और ये हो जाएगा आपका दूसरा पद। बात समझ में आ रहा है? तो ये अलग पद हो गया, दो पदों में बंट गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर, त्रिपद, या इसको आप बोल सकते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, ठीक है। जिस बहुपद में, लिखिए, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो, जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए लिखिए, देखिए, जैसे a + b + c, इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं। और हम बता रहे हैं आपको बार बार कि यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ लिख दें कि 2x - 3y + 7, इसमें कितना पद है? तीन पद हैं, एक अलग पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। इस तरह बात समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ समझते हैं, अगर पद इससे अधिक मिले, मतलब तीन पद से अगर अधिक मिले तो उसे हम लोग बोल देते हैं बहुपदी बहुपद। बहुपदी बहुपद, ठीक है, बहुपदी बहुपद। जिस बहुपद में तीन से अधिक पद हो, जिस बहुपद में तीन से अधिक पद हो, है ना, उसे बहुपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कुछ भी लिख दें, 3x - 4x² - 7z + 5y, है ना, इस तरह से कुछ भी, तो 1 2 3 4 पद हो गए, तो इसे हम लोग बोल देंगे बहुपदी बहुपद। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव कहीं से इस तरह का वो दे देगा क्वेश्चन, है ना, y + x 7x + 3 + t, ऐसा कुछ भी कर देगा और बोलेगा इनमें से एक पदी बहुपद कौन है। तो एक पदी बहुपद आपका कौन है? ये द्विपदी बहुपद हो गया, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, इसे समझिए, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। इसके पहले हम एक चीज़ आप लोगों को बहुपद का ही लिखाते हैं, है ना, जैसे होता है शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को हम लिखेंगे 0 पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद कहने का मतलब ये होगा कि जिस बहुपद के प्रत्येक चर का गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद के प्रत्येक चर का गुणांक शून्य हो, है ना, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। लिख दें क्या? जिस बहुपद के प्रत्येक चर का गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, है ना। चर मतलब क्या होता है? वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मतलब x का वह मान जो समीकरण को जीरो कर दे, x का वह मान जो अब सॉरी चर हम परिभाषा कैसे बोल सकते हैं? चर का परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं कि चर जो है ना, एक इसका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। चर एक प्रकार का बीजगणित का क्या है? संकेत है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, ठीक है। जैसे x y z का मान निश्चित नहीं होता है। अच्छा, जैसे कोई भी हम बहुपद लिख दें, है ना, x² 7x + 5 सॉरी, तो इस परिभाषा के अनुसार इसका जो गुणांक होगा ये क्या होगा? 0 होगा। यह क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो जब इसका गुणांक 0 होगा तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा, ये पूरे 0 कर देगा, ठीक है। ये भी पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात आपको नोट करना है कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा? तो ये अपरिभाषित होता है, क्योंकि शून्य पे आप कितना भी घात लगा लीजिए तो इसका रिजल्ट कितना भी घात लगा लीजिए x y z, तो रिजल्ट क्या आता है? अपरिभाषित आता है, ठीक है। तो शून्य घात का इसका शून्य बहुपद का घात की अगर बात करें, पावर की बात करें, तो ये पावर जो आएगा ये होगा अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है, ठीक है। क्या होता है? अनडिफाइंड, अपरिभाषित। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अचर बहुपद, अचर बहुपद, अचर बहुपद, है ना। अचर बहुपद बोलिए, या इसी को आप बोल सकते हैं शून्य घातीय बहुपद। अचर बहुपद बोलिए, नहीं तो शून्य घातीय बहुपद आप इसे बोल सकते हैं। देखिए, शून्य बहुपद जिसमें चर का गुणांक जो होता है, गुणांक कोफिशिएंट, वो क्या होना चाहिए? आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। और अचर बहुपद यानी कि शून्य घातीय जो बहुपद हुआ, इसका घात क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब समझिए इस बात को। जैसे कोई भी संख्या, है ना, कोई भी संख्या अपने आप में शून्य घातीय बहुपद कहलाता है। कोई भी संख्या अपने आप में जो होता है वो क्या कहलाता है? शून्य घातीय बहुपद। आप नोट करके लिख लेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में शून्य घातीय बहुपद कहलाता है। और इसका परिभाषा अगर देखा जाए तो परिभाषा में इसको लिखेंगे कि जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 हो, है ना, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 0 हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात 0 हो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में शून्य घातीय बहुपद कहलाता है ना। कोई भी संख्या कोई भी संख्या मतलब वास्तविक संख्या ले लीजिए, उसमें परिमेय अपरिमेय सब आ जाता है। कोई भी संख्या अपने आप में शून्य घातीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। अपने आप में कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, वो अपने आप में शून्य घातीय बहुपद कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी संख्या कहने का मतलब जो है कि परिमेय अपरिमेय दुनिया में जितना भी संख्या है, किसी को भी आप ले लीजिए, वो अपने आप में क्या कहलाएगा? शून्य घातीय बहुपद। जैसे हम ले लेते हैं -5, तो ये अपने आप में शून्य घातीय बहुपद। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 x⁴ 0।
या x नहीं तो t पर पावर 0। और आपको हम बताए हैं कि किसी भी संख्या पे पावर 0, इसका मतलब उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये देखिए ना, -5 × 1 तो -5, फिर घूम के तो यही चीज़ आ गया, ये आ गया। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या कहलाता है, शून्य घातीय। फिर एक बार बोल देते हैं, कोई भी संख्या, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या, रूट में किसी में भी हो, ये सब अपने आप में क्या है, एक प्रकार का बहुपद है। ठीक है, हम बहुपद में आपको पढ़ाए हैं कि चर पर रूट नहीं होना चाहिए, चर के ऊपर पावर जो होता है ये पूर्ण संख्या में हमेशा होना चाहिए। बाकी ये गुणांक तो कुछ भी हो सकता है, गुणांक की क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया। अब हमें जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पार्ट को लेके बढ़ते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है ना, इसीलिए आप हर चीज़ को ध्यान में रखिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है हम लोगों का रैखिक यानी कि एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, या इसको हम बोल सकते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है ना, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, समझिए। अब लिखिए, जिस बहुपद के चर के अधिकतम घात केवल 1 हो, जिस बहुपद के चर के अधिकतम घात केवल 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे कौन सा बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद के चर के अधिकतम घात केवल 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप देखिए, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जो होता है ये होता है ax + b = 0। समझिए, इसी रूप में ये रहना चाहिए। रूप कहने का मतलब देखिए, हर चीज़ का अपना अपना एक रूप होता है, चेहरा होता है ना, फेस होता है, जिस है ना, जिसके चलते हम उसे पहचानते हैं कि नहीं। जैसे कोई भी चीज़, अगर हम बाइक की बात करें तो आपके दिमाग में वो चीज़ें तो आ ही गया होगा कि बाइक कैसे होता है। ठीक है, तो हम उसके रूप से उनको पहचानते हैं, है ना। जैसे अगर मेरा एक अपना रूप है, आपका अपना रूप है, आपको आपके रूप से लोग जानता है, उसी तरह हर चीज़ का अपना अपना क्या है, एक रूप है, चेहरा है, और हम उस चेहरे से उसको पहचान करते हैं, चिन्हित करते हैं। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से जो होता है रैखिक बहुपद का सामान्य रूप जो है ये इस रूप में ही रहता है। जब भी आपको हम रैखिक बहुपद की बात करें तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बोलेंगे क्योंकि मंदिर अगर आप कभी गए होंगे तो ठीक है, अगर हम आपको बोलें कि टावर चौक, तो आपके दिमाग में तो ये आ गया होगा कि टावर चौक का कुछ तो दृश्य आपके नज़र में आ गया होगा, है ना, जिस चिन्ह से आप पहचानते हैं कि नहीं इसी को हम टावर चौक बोलते हैं, है कि नहीं। तो हर चीज़ का क्या है, एक अपना चेहरा है, फेस है, रूप है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। उसी तरह से ये जो है रैखिक बहुपद का अपना जो रूप है, सामान्य रूप, ये हमेशा इसी रूप में रहता है। और चीज़ें इसमें जानना है कि इसमें होता क्या क्या है, तो इसमें a है ना और b, ये दोनों जो होता है ये वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या होता है। बात समझ में आ रहा है। ये भी क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कुछ भी हो सकता है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही तो वास्तविक संख्या बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है। और ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। और x का घात हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घात 1 होना चाहिए, तभी तो इसको हम एक घातीय बहुपद कहेंगे। कहने से ही तो पता चलता है एक घातीय बहुपद, है ना, रैखिक बहुपद। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसका शून्य की बात करें तो शून्य की बात करने के पहले हम इस बहुपद को 2 वर्गों में बांट लेते हैं। ठीक है,
आप कई वर्गों में बांट सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे 2 वर्गों में बांट लेते हैं रेखिक बहुपद को। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद को 2 वर्गों में बांट लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो लिख ही दिए कौन कौन सा, तो आप समझिएगा। एक लिखेंगे एक चर वाले, एक चर वाले रेखिक बहुपद, है ना, जिसमें एक चर हो और उस चर पे घात कितना हो, 1 हो। दूसरा एक एक घात, ये देखिए आप एक चीज़ समझिएगा, ये जो हम रेखिक बहुपद बोले, ये तो जनरल रूप दिए, ये और भी रूपों में हो सकता है जो यहाँ हम लोग अभी लिखेंगे। चलिए समझिए, एक चर वाले रेखिक बहुपद, उसके बाद दो चर वाले रेखिक बहुपद समझिएगा। आप आगे भी 3 चर वाले रेखिक बहुपद लिख सकते हैं, 4 चर वाले रेखिक बहुपद लिख सकते हैं, 5 चर वाले रेखिक बहुपद लिख सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में यहीं तक क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखिए चर जितना बढ़ाते जाएंगे और हर चर पर अगर पावर आप 1 रखते जाएंगे तो आपका वो टाइप भी बनते जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करना है। अब बात को यहाँ समझिए, एक चर वाले रेखिक समीकरण, है ना, इसको हम लोग लिखेंगे 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, और ये हो जाएगा 1 वेरिएबल 1 लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, चलिए अब समझते हैं, इसको समझ लेते हैं यहाँ, और इसे हम इधर समझ लेते हैं। इसका परिभाषा आप लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए, जिस बहुपद में केवल एक चर हो, जिस बहुपद में केवल एक चर हो, जिस बहुपद में केवल एक चर हो और उस चर का अधिकतम घात केवल 1 हो, उसे एक चर वाले रेखिक बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप, बस यहाँ जो चीज़ें लिखी हैं वही यहाँ भी लिखना है। ये x सामान्य रूप, याद रखिए सबका सामान्य रूप आपको अगर नंबर उठाना है बढ़िया से तो हर चीज़ का सामान्य रूप आपको याद होना चाहिए, है ना, कि हम उसको वो किस रूप में रहता है, तभी आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो सकता है। और ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि एनसीईआरटी में आपका 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में ही ऑब्जेक्टिव बना देगा, ऐसा बात नहीं है। वो किसी भी तरह से तोड़ मोड़ के घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसीलिए हर चीज़ का जो चीज़ें हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं मतलब वो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब, है ना, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए ये x + b इसका सामान्य रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है। देखिए इसमें चर कितना है, इसी को ना चर कहेंगे। ये चर आपका, ये अचर है राशि, ये अचर राशि है, और ये चर, एक चर है इसका घात कितना 1, और 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए ए बी क्या है, अभी तुरंत बताइए ए बी क्या है, वास्तविक संख्या, बस यहीं से इसको नोट कर लेना यहाँ फिर से एक बार, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा, और ये कभी भी आपका 0 नहीं होनी चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और इसका घात की अगर बात करें तो 1 घात होता है, इसमें एक होता है शून्यक, क्या होता है शून्यक, जब घात 1 तो शून्यक भी 1, है ना। इसमें शून्यक होता है क्या 1, घात जब 1 तो शून्यक भी 1,
इसकी हल की बात करें तो हल भी जो आएगा, हल मतलब आंसर जो आएगा आपका वो भी एक ही आएगा। एक मतलब एक नहीं आएगा, मतलब एक जो भी आंसर आएगा मतलब एक वो आएगा। आप इतना समझिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और ये शून्य क्या होता है, तो शून्य के ये होता है कि x का वह मान, शून्य का आप लिख लीजिए कि x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। x का, देखिए शून्य कहने का मतलब यही ना आपका, ये समीकरण को जो संतुष्ट करे, x का वह मान जो है ना, जो समीकरण को संतुष्ट करे। समीकरण को संतुष्ट करे कहने का मतलब, संतुष्ट करे मतलब इसको खुश कर दे, नहीं, संतुष्ट करने का मतलब इस समीकरण को जीरो कर दे। मतलब इधर जो चीज़ है यहाँ भी x का मान बिठाएं तो वही चीज़ आ जाए, तो उसी को हम लोग शून्य कहेंगे कि x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपका है ना, यही चीज़ें हैं आपका। अब इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका सरल रेखा होता है। देखिए याद रखिएगा, इसका हल शून्य कभी एक लिख देता है, केवल एक लिखता है, कभी कभी लिखता है अद्वितीय, कभी कभी क्या लिख देता है अद्वितीय, है ना, अद्वितीय, अद्वितीय है ना, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब कहने का मतलब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर अगर पूरा पूरा उठाना है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड के लिए तो एकदम बोलिए कि एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब क्या बोलेंगे आपको, इतना इम्पोर्टेंट है। शून्य बहुपद मतलब ये एक शून्य मतलब एक हल होगा उसका, शून्य का मतलब एक हल होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम अद्वितीय भी बोलते हैं। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ इसका सरल रेखा होगा, सरल रेखा। इसका ग्राफ कैसे होगा, तो सरल रेखा होगा, है ना, एक सीधा लाइन होगा। जैसे ग्राफ को खींचेंगे तो जिधर से भी होगा एक सीधा लाइन होगा, ठीक है, सीधा लाइन, चाहे जैसे भी हो। अब इसको चेक करना है कि ग्राफ रियल में कैसे होगा, तो चलिए एक छोटा उदाहरण से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, एकदम काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको भविष्य आगे दिन में भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। तो चीज़ एक एक करके समझिए, और जैसे तैसे पढ़ने से क्या फ़ायदा, और सिलेबस जल्दीबाजी में हड़बड़ी किसी को तो करना है नहीं, आराम से पढ़िए, बहुत समय है। तो ग्राफ मान लेते हैं, अभी एक बार लिख देते हैं, ये x + b = 0। कोई भी एक चर वाले रेखिक बहुपद हमेशा इसी रूप में रहता है। अब इसी में हम बोले क्या, ये भी कोई वास्तविक संख्या, यहाँ चिन्ह भी कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस में। तो मान लेते हैं कि ये हम एग्जांपल ले लेते हैं 2x - 4 = 0, और ये px बराबर हम लोग मान लेते हैं कोई फंक्शन, ठीक है। या फिर आप इसको मान लीजिए, माना y बराबर इतना, ठीक है। y हम इसलिए ले लिए क्योंकि ग्राफ खींचने में हमें एक्स वाई का मान लेंगे, क्योंकि एक्सिस में तो ड्रॉ करना ही होगा, ऐसा हम लोग मान लिए, ठीक है। अब यहाँ एक शून्य का कॉलम बना लेते हैं, घर, ठीक है, इस तरह का। ये x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया, और कम से कम 2 या 3 शून्य आप ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। 2 या 3 शून्य ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। समझिए, अब अगर हम x का मान 1 ले लेते हैं, x का मान कितना ले लेते हैं, 1 लेते हैं, और यहाँ अगर 1 बिठाते हैं, पहले आप 0 ही ले लीजिए। यहाँ अगर हम 0 रख दें, क्या 0 रख दें, तो जैसे यहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा तो रिजल्ट मिलेगा 4। बात समझ में आ रहा है। अगर यहाँ 1 रखते हैं, 1, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 × 1 4, तो ये हो जाएगा 2 - 4, तो क्या होगा, मिलेगा -2। अगर यहाँ 1 रखते हैं तो ये मिलेगा -2 y का मान। 1 मिनट रुकिएगा। अब हम लोग यहाँ रखेंगे इस जगह पे 2, अगर यहाँ 2 रखते तो ये रिजल्ट मिलता है 0।
अब हमें चेक करना क्या कि ये जो समीकरण इसका जो ग्राफ बनेगा वो रियल में रेखिक बनेगा कि नहीं बनेगा। ये आपका एक्सिस है एक्स डैश वाई और ये हो गया वाई डैश। देखिए इधर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7। आप तो यहाँ 1 2 3 4 लिख देंगे, या -1 -2 -3 माइनस है ना 4 -5 ऐसे। इधर -1 -2 -3 क्योंकि ये डैश वाला है, इधर आप लिख देंगे ऐसे -1 2। हमें चेक करना है कि रेखिक बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा बनता है या नहीं। x का मान कितना है 0, तो यहाँ तो दोनों का 0 निर्देशांक होता है, तो x का मान 0 मतलब यही हुआ। और y का मान क्या है -4, तो इधर 4 पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ -4 आ जाएगा। आप नाम 1 2 3 करके लिख लेंगे, तो ये 0 -4 हो गया। ठीक है, दूसरी बात x का मान कितना हो गया, x का मान जो आएगा ये x का मान के 1, तो 1 यहाँ हो गया, और y का मान -2, तो इस जगह पे ये दोनों देखिए आपका कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 -2, फिर क्या है 2 और 0, तो ये हो गया 2 और 0 ऐसे। अब ग्राफ अगर हम खींचें तो ऐसे ग्राफ आएगा। तो देखिए एक सरल रेखा बन गया। यही तो हमें जानना था कि एक चर वाले रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनेगा, तो सरल रेखा। लेकिन वहाँ तो हम लोग लिखे कि एक इसका शून्यक जो होता है तो शून्यक 1 होना चाहिए। अब शून्यक 1 ही है, x अक्ष यहाँ देखिए क्या है x है ना, तो x अक्ष पे एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो ये आपका हो गया शून्यक। ठीक है, 2 और है ना 0। आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे रेखिक बहुपद का अगर हम शून्यक मान लिखाए होंगे, ये x + b = 0, तो इसको उस पार कर दें, ये x = -b हो जाता है और x बराबर -b/, ये हो जाता है, यही होता है। तो हम लोगों का भी शून्यक क्या है, ये समीकरण यही है। समीकरण हम लोगों का क्या है 2x - 4 = 0, इसको उस पार कर दें तो ये हो जाएगा 4, और ये x का मान, या फिर आप ऐसे ही कटा लीजिए, तो x का मान क्या हो गया, x का मान 2 आ गया। तो यहाँ देखिए x का मान क्या है 2 ही है और y 0 है, तो आप यहाँ x का मान 2 तो बिठा दीजिए, y का मान आपको 0 अपने आप मिल जाएगा, है ना। जब y है ही नहीं तो y क्या है आपका 0 है, तो यही तो शून्यक हो गया। बाकी चीज़ों को आप शून्यक के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि x अक्ष पे जितने पॉइंट पे कट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे शून्यक। और ग्राफ भी आपका क्लियर हो जाएगा कि आप चैप्टर जाएंगे तो आपको पता चलेगा तो शून्यक किसको बोला जाता है, कि x अक्ष को जितने बार कट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं शून्यक बोलते हैं। तो x अक्ष को कितने बार कट किया है, एक बार, तो इसका भी शून्यक कितना होगा 1। अब ग्राफ के साथ हर क्यों का जवाब आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब ये चीज़ें तो आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं 2 चर वाले रेखिक बहुपद। हम अभी बताए कि कोई भी चर का जो पार्ट होता है वो कई पार्टों में आप डिवाइड उसको कर सकते हैं। अभी इसमें एक चर था तो इसका नाम हम लोग दे दिए एक चर वाले रेखिक बहुपद। इसमें अभी 2 चर आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 चर वाले रेखिक बहुपद। अगर 3 चर आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 चर वाले रेखिक बहुपद। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ें हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें एकदम एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं है, इसलिए हम सोचें कि इसको एक बार बना लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका 2 चर वाले रेखिक बहुपद। इसका परिभाषा होता है जिस बहुपद में 2 चर हो और प्रत्येक चर का घात क्या हो 1 हो। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया 2 चर वाले रेखिक बहुपद। परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं जिस बहुपद में केवल 2 चर हो और प्रत्येक चर का घात केवल 1 हो।
प्रत्येक चर का घात केवल 1 हो। ठीक है, जिस बहुपद में केवल 2 चर हो और प्रत्येक चर का घात केवल 1 हो, तो जैसे इसका सामान्य रूप की अगर हम बात करें तो हर चीज़ का सामान्य रूप आपको याद रखना अति आवश्यक है। ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर भविष्य में इससे काम लेना है तो इसका चेहरा याद रखना ही होगा कि ये 2 चर वाले रैखिक बहुपद का अपना ये रूप होता है। ठीक है, बात समझिए। इसमें अगर इसकी बात करें तो इसका घात कितना है, तो घात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कितना है, 1 है। बात समझ में आ रहा है। इसमें a b c क्या है, तो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बात समझिएगा। तो परिमेय संख्या जैसे रूट वाला भी कुछ आ जाए, यहाँ रूट में भी हो जाए, माइनस प्लस किसी में भी हो जाए। वास्तविक संख्या में तो सब संख्या ही आ गया है कि नहीं, तो वो सभी संख्याएं जो है यहाँ हो सकता है। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि a और b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा इस साल, तो किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरह का, कितना भी, मतलब क्या कहते हैं, एकदम बहुत ही अंदर से पूछ सकता है क्वेश्चन। आप समझिएगा, ये और b का मान यदि हम 0 कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, तो फिर हम कैसे इसको रैखिक बहुपद कहेंगे, क्योंकि चर राशि को ही तो 0 कर देगा, नहीं कर देगा, तब तो ये शून्य घातीय बहुपद बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई संख्या भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है x और y के लिए कि ये 0 आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका 0 नहीं हो सकता। इतना चीज़ें समझ में आए। अब इसकी घात की अगर हम बात करें तो परिभाषा में ही लिखा दिए हैं कि आप देखिए, रैखिक मतलब एक घात वाला ही होता है, तो इसका घात कितना होता है, 1। जब घात इसका 1 हो गया तो इसका शून्य कितना हो गया, तो शून्य की 1 यहाँ नहीं होगा, वही तो गलती हो गया। शून्य के 1 ax प्लस b रहता था ना, तो 1 चर है और घात भी 1, तब 1 शून्य। ठीक है, लेकिन इसमें 1 नहीं होगा, इसमें अनेक शून्य हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ याद रखना है। इसमें अगर हम शून्य की बात करें, कंफ्यूज नहीं, एकदम ध्यान से देखिएगा, शून्य की इसमें कितना होगा, अनेक शून्य होगा, अनेक शून्य हो जाएगा। शून्य किसका हो जाएगा, अनेक शून्य। ठीक है, अनेकों। अब हर चीज़ का कारण भी देंगे, आपको टेंशन नहीं। देखिए, हल करें तो हल भी क्या होगा, अनेक होगा, हल भी कितना हो जाएगा, अनेक होगा। और इसकी ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ जैसे अभी पीछे पड़े उसी तरह का सरल रेखा में होगा। ठीक है, सरल रेखा में होगा। और याद रखिएगा कि एक ax प्लस b एक चर वाला का यदि शून्य की बात करें तो इसका शून्य केवल 1 होता है, 1 शून्य है कि नहीं। और 1 शून्य कहने का मतलब हो गया कि इसमें x का जो मान आएगा b बाय ये आएगा। ठीक है, इसमें अनेकों शून्य का आपको मिलेगा, बहुत तरह का। अब अभी हम लोग सब समझेंगे कि कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ये आपका ग्राफ हो गया, ये शून्य हो गया, ये शून्य क्या होगा, अनेक होगा। इसमें शून्य कितना होगा, अनेक। अब हमें यहाँ समझना है कि इसका ग्राफ जो है सरल रेखा कैसे बनता है। चलिए, इसको एक बार मिटा लेते हैं। आप लोग घर में भी अगर देखेंगे तो नोट कर लीजिएगा, है ना, काफ़ी डिटेल में। यहाँ से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक, चलिए, इसके रूप में, इसी के रूप में कोई एग्जाम्पल अपने मन से ले लेते हैं। अभी हम क्या बोले कि a b c कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या, मतलब आपके मन में जो आ रहा है वो ले लीजिए, चिन्ह भी बदल दीजिए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इसको लिख दें 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे कुछ भी लिख देते हैं, या प्लस ही कर देते हैं,
यहाँ माइनस कर देते हैं, जो मन में आ रहा है वो कीजिए। मतलब एक एग्जाम्पल ऐसे अपने मन से उठा लिए। तो देखिए इस रूप में है कि नहीं, यहाँ घात 1, यहाँ भी घात 1। हम बोले कि ए बी सी कोई भी संख्या हो सकता है, तो कोई भी संख्या डाल दी, है ना। थोड़ा हम अपने अनुसार से खोजे, जो अभी तो हल हम ही को करना है, आप घर में बनाएंगे तो अपने अनुसार, एग्ज़ाम लेगा वो अपने अनुसार से आपको चीज़ों को समझनी चाहिए कि इसका अनेक हल कैसे होता है। ठीक है, अनेक हल कैसे होता है इसको चेक करना है। और देखिए इन दोनों को उस साइड भेज देते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 2x - 5। और यहाँ एक कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम शून्य को लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, है ना। और कम से कम 2 3 काफ़ी है, 2 को भी 2 से भी काम चलेगा। अब ये तो ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि अभी हम क्या बोले, अनेक शून्य को होगा। अब x का मान बिठाते चलिए, y का मान आते जाएगा। ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म होगा नहीं, ऐसे ही होता है। अगर हम x के जगह 0 लेते हैं, x के जगह 0, तो ये 0 होगा, मिलेगा -5। यहाँ x के जगह 1 लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। x के जगह अगर हम 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2, और 5 घटेगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा -3। यहाँ लेते हैं 2 तो 2 दूना 4 हो जाएगा। ये यहाँ अगर हम 2 दूना 4 तो ये मिलेगा 1। अब और बिठाइए कुछ, यहाँ ले लेते हैं 3 तो 3 दूना 6, यानी कि ये हो जाएगा 1। अब इसकी ग्राफ चेक कर लेते हैं, क्या सरल रेखा ही होगा कि कुछ और हो जाएगा। ये x इधर हो जाएगा आपका क्या, x डैश, और ये हो जाएगा y डैश, और इधर हो जाएगा y। ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, जो कि x का भी मान 0 0 और y का भी मान 0 0। जो ये ग्राफ तो आपको समझ में आता होगा। यहाँ ये वास्तविक संख्या का, सॉरी ये जो है ना इंटीजर नंबर यानी पूर्ण संख्या का एक लाइन, पूर्ण संख्या का एक लाइन है, और ये भी एक पूर्ण संख्या का लाइन है। पूर्ण संख्या समझ में आता है ना, जिसमें ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या, उसी को तो हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें आप लिख लीजिएगा घर में बैठ के आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। ये प्लस में जाएगा, इधर भी प्लस में, इधर डैश लगाए तो माइनस में, -1 2 -3 -4 -5 ऐसे इधर बढ़ेगा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 आप ऐसे यहाँ लिख लेंगे। ये नहीं कि मतलब हीरो नहीं बन जाना है कि जैसे मैंने यहाँ दाग दाग कर दिए, आप 1 2 3 4 5 ऐसे आप वहाँ जाके लिख लेना है। बस समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू को यहाँ हम लोग पुट करते हैं। हम तो ऐसे अपने सुविधा के लिए, समय बचाने के लिए चीज़ कर लिए। आप यहाँ बढ़िया से साफ साफ लिखेंगे, x का मान क्या है 0, तो x का मान 0 ही होने वाला है। y का मान -5, तो ये नीचे आएगा। 5 पॉइंट हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 0 -5। हम चेक क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ग्राफ जो अभी लिखे कि सरल रेखा बनेगा, तो क्या सरल रेखा वास्तव में बनेगा, है ना। तो वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं। फिर देखिए x का मान आ गया आपका 1, तो x का मान 1 और y का मान -3, 1 2 3 यहाँ, तो इसके सामने और इसके सामने आएंगे हम लोग यहाँ, तो ये आपका मिलेगा 1 -3, है ना। फिर 2 -1, तो ये हो गया 2 और -1, इधर y सही जा रहा है ना, तो इसको मिला ही दीजिए ना, ऐसे हुआ। और ये हो गया क्या 2, x का मान 2 है और ये है -1, ऐसे इस पॉइंट पे मिल रहा है, इसका पॉइंट यहाँ है, तो ये हो गया 2 -1। और 3 आपका यहाँ है और y का मान 1 है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं, ऐसे यहाँ मिला, ठीक है ना। ये 3 और 1 हो गया। तो इसका ग्राफ, जब इसको फोकस नहीं करना है, फोकस यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना, और ये लाइन की मिला दीजिए, तो ये आपका ग्राफ। तो सरल रेखा ये भी आप जान गए, मिल गया ना। तो इसका हल कभी भी आपका ख़त्म नहीं होगा, ये बढ़ते जाएगा। शून्य की मान इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा। शून्य का हम लोग किसको कहेंगे, शून्य का हम लोग उसको कहेंगे कि एक्स वाई का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करे मतलब खुश कर दे, नहीं खुश कर दे मतलब इधर जो है इधर भी वही आ जाना चाहिए, तभी ना खुश होगा। बात समझ में आ रहा है ना, तभी खुश होगा। तो हर मान आप इसमें पुट करके देखिए, अगर 0 आ गया तो समझिए ये समीकरण का हल है
शून्यक है। आप ऑब्जेक्टिव में वहाँ तो माथा पटक पटक के हल करेंगे, कुछ नहीं करना, ऑप्शन को उठा उठा के ही चेक कर लेना है। शून्यक मतलब क्या होता है कि समीकरण को ऐसा मान एक्स वाई का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब ये समीकरण इधर जो चीज़ है वही चीज़ यहाँ भी हो जाए, या फिर यहाँ जो बिठाएंगे तो y का भी मान आ जाए उसके जैसा, मतलब बराबर हो जाना चाहिए दोनों साइड, तभी ना, तभी वो आप दुकान जाते हैं तो संतुष्ट कैसे होते हैं, जब आपको तोल के देता है, ऐसे संतुष्ट तो नहीं होते होंगे, ऐसे होता होगा तब संतुष्ट होते होंगे, बराबर है कि नहीं। तो उसी तरह आप जो है ना ये मान रखेंगे, अगर बराबर हो गया तो आप क्या हुए, संतुष्ट। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, और ऑब्जेक्टिव कहीं छूटना ही नहीं है। तो अगर एग्जाम में इस तरह का समीकरण दे देगा और 4 को ऑप्शन नीचे दे देगा और बोलेगा इनमें से इनका हल कौन वाला है या फिर शून्यक कौन वाला है, तो ऑप्शन यहाँ पुट करके देख लेंगे। अगर दोनों साइड बराबर कर देता है तो समझ जाएंगे वही उसका आंसर है। अब हल करने की ज़रूरत है नहीं, हल नहीं करेंगे। बात समझ में आ गया इतना चीज़। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको घर में जाके बढ़िया से देख के उतार लेगी, ठीक है। उतारने की ज़रूरत नहीं है, अब उतारते रहिए एग्जाम में, ठीक है। इसे देख लेना है, बढ़िया से समझ लेना है। वहाँ भी आते हैं, थोड़ा रुकिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझिएगा, द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप एकदम बार बार कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, एकदम गारंटी है, ठीक है। और सबका सामान्य रूप याद रखिएगा, ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये सामान्य रूप यही होता है ना। इसमें a b c कोई भी वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहने का अर्थ ये होता है रियल नंबर, है ना। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये चीज़ें, और कंडीशन है कि a कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, अब बताइए ना। इसका घात 2 होगा, घात कितना होगा, 2 होगा, तभी इसको हम द्विघात कहेंगे। कहने से पता चला द्विघात मतलब घात द्वि होना चाहिए, मतलब 2 घात होना चाहिए। अगर हम इसी को 0 कर देंगे तो यही तो ख़त्म हो जाएगा। अब आदमी रहेगा, उसका सर ही नहीं रहेगा, तो उसको हम आदमी कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, सीधा सीधी। अब हाथ पैर सुंदर गोरा नारा रहने से क्या फ़ायदा, उसका माथा ही नहीं है, मतलब आदमी डेट है, तो आदमी डेट है तो उसको हम आदमी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो वही चीज़ है कि ये 0 आपका नहीं होना चाहिए। ये सब 0 हो जाए तो कोई बात ना, हाथ कट जाए पैर कट जाए फिर भी हम उसको आदमी ही बोलेंगे, है ना। भले वो विकलांग के रूप में हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो कहलाएगा आपका आदमी। ये सब 0 आपका हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि ये नहीं 0 होना चाहिए, ये नहीं 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा मतलब इसका सर ही क्या होगा, उड़ जाएगा, ये द्विघात कहलाएगा नहीं, तो घात आपका 2। बात समझ में आ रहा है। चलिए बात आप समझते हैं यहाँ। इसका शून्यक, शून्यक भी हर चीज़ का भी आज कारण देंगे आप लोगों को। शून्यक भी कितना होगा, तो 2 शून्यक होगा, मतलब जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगा, उनको हम ग्राफ द्वारा भी बना के दिखाएंगे अभी। इसका हल की बात करें तो हल भी हो जाएगा 2, मतलब जितना घात उतना शून्यक उतना हल, एकदम ईजी है ना, सिंपल में समझिएगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा कि इसका जो शून्यक होगा, हम फिर बोले कि x यहाँ जो है x का वह मान, x का वह मान जिस समीकरण को संतुष्ट कर दे, संतुष्ट करे मतलब दोनों साइड क्या कर दे, बराबर कर दे, तभी हम उसको शून्यक बोलेंगे, और ऐसे शून्यक हम उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, उसको हम ग्राफीय निरूपण में भी आपको बताएंगे
इसका ग्राफ जो बनता है ना, इसका ग्राफ जो बनता है, ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनता है ये पर वलयाकार बनता है, यानी कि पाराबोला बनता है ग्राफ। क्लियर है? अब हमें समझना है कि ये आज जो है ना प्रैक्टिकली मतलब ग्राफीय निरूपण में भी आपको दिखाएंगे कि ये रियल में क्यों ऐसे होता है, जो अभी तक शायद आप नहीं पढ़े उस चीज़ को, खाली लिखा दिए थे कि पाराबोला होता है। अब हमें पहले इसका और बेसिक जो है उसको समझ लेते हैं। तो शून्यक 2 जब होगा तो मान लेते हैं कि शून्यक जो x का मान आएगा, एक अल्फ़ा आ जाएगा और दूसरा बीटा आ जाएगा, ऐसे हम 2 शून्यक मान लेते हैं। तो यहाँ जो हम लोगों का पहला बात बनता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट, एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, 1 नंबर एकदम निश्चित कर लीजिएगा कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग चाहे कोई भी बोर्ड हो, ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला होता है, इसका योग होता है माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब इसे ऐसे याद रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक मतलब x में क्या गुना हुआ b, तो b, और x स्क्वायर में क्या गुना हुआ a, तो यहाँ a। आप इसे ऐसे भी याद रखिए। दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल अचर राशि बटे x स्क्वायर का गुणांक। अचर राशि कहने का मतलब ये हुआ, अल्फ़ा, देखिए इसका गुणांक मतलब ये दोनों का गुना, अचर राशि मतलब अचर जिसमें x y नहीं लगा हुआ है, तो c, और x स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ a, तो ये ठीक है। ये 2 शून्य का आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया जाएगा और बोल देगा कि आप इसका रूप लाइए, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तब फार्मूला आपका बन जाता है, फार्मूला बन जाता है द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग फल गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। यानी कि अगर शॉर्ट में लिख दिया जाए तो द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये चीज़। अब जब भी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा तो यहाँ पुट कर देंगे ले जाके, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया रहेगा तो यहाँ रख देंगे, तो आपका अपने आप इस रूप में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये इसका आप काफ़ी डिटेल में हम आपको पढ़ा दिए ये चीज़, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपका एग्ज़ाम में पूछेगा, और पूछेगा ही पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ ये समझना आज कि ये जो होता है ग्राफ जो होता है परवलयाकार पाराबोला कैसे होता है। इसका फिगर तो ऐसे बनेगा, जब भी बनेगा तो ऐसे कर्व में बनेगा, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, या फिर यहाँ से कवर कर ले इधर से, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जैसे भी बनेगा ऐसे कर्व में बनेगा। ठीक है, यानी कि दोनों का छोर जिधर भी होगा एक साइड होगा, ऐसे। बात समझ में आ रहा है? इस तरह का। तो ये चीज़ें, अब हम इसका ग्राफ प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेके समझिए थोड़ा सा। चलिए कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं।
अपने अनुसार से मान लेते हैं एक फंक्शन पी एक्स या फिर हाँ लिख लेते हैं, माना y इजकल टू, इसमें कुछ भी ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है ना माइनस 2x+5। ठीक, अब ये समीकरण हम मान लिए इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं, तो आप यहाँ क्या कीजिए, एक शून्यक बना लीजिए या फिर साइड में बना लेते हैं, एक्स वाई है ना, ऐसे काफ़ी है, 3-4 घर बना लेंगे तो काफ़ी है। जीरो से ही स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक्स का मान हम लोग जीरो ले रहे हैं, जीरो ले रहे हैं तो यहाँ जीरो रख देंगे। अब जीरो यहाँ पुट करना है, तो आप बताइए यहाँ जीरो तो ये जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या 5। अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो 2 गुना 2 न होगा, यहाँ 1 रख देंगे, 1 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 घट गया 4, यानी यहाँ हम लोग क्या रखें 1 नहीं, तो ये रिजल्ट आ गया आपका 4। अगर हम x के जगह 2 ले लेते हैं तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 मैंने 2 का स्क्वायर, और यहाँ 2 रख देंगे 4 + 5, ये 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ आपका क्या बच गया 5 है ना। हम x के जगह पे 3 ले लेते हैं, x के जगह पे, अब माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको सुविधा हो वो रखिए। हम 3 ले रहे हैं तो ये 3 दूना 6, यहाँ 9 हो जाएगा +5 है ना, कितना 14 हो जाएगा, यानी कि 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 8, तो ये हो गया आपका 8। इसी तरह से और अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और आगे आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्या है, सुधार होगा कि नहीं, देखो यहाँ 4 रख दें तो यहाँ हो जाएगा कितना, और 4 दूना 8 + 5 है ना, तो यहाँ अगर हम इसको जोड़ दें या फिर आप इसको घटा लें तो 16 में से 8 गया तो 3, और ये बच गया कितना आपका 13, तो हम लोग यहाँ कितना रखे थे 4, तो ये बच गया 13 है ना। अब इसको समझते हैं ग्राफ द्वारा, तो ग्राफ ऐसे हम लोग खींच लेंगे, ग्राफ खींच लेते हैं, तो ये x डैश इधर करते हैं, इधर x हो गया, और इधर y, और इधर हो जाएगा आपका y डैश। फिर इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही इधर भी वही बात है ना, इस तरह का बढ़ाते हैं हम लोग। आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 बढ़िया से, फिर इधर -1 -2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जहाँ तक बढ़े वो चीज़ें आपको यहाँ समझना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है कि x का मान 0 तो 0 यही होगा, y का मान 5 तो 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लिए, ये 0 5 हो गया आपका। फिर कितना x का मान 1 हो गया, x का मान 1 और y का मान 4, तो यहाँ 1 1 2 3 4, तो इसको अगर हम आगे यहाँ करें तो यहाँ पर मिलेगा आगे है ना, इधर से ऊपर लेके जाएं इसके समांतर यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 4। उसी तरह से आप फिर ले जाते हैं कितना 2, तो यहाँ आगे आते हैं 2, तो y का मान क्या मिल गया 5, y का मान हो गया 5, तो y का मान 5 कहाँ है, इसको आगे बढ़ाए हैं तो y वो 1 2 3 4 5 मतलब आपका यहाँ आ गया, इस पॉइंट पे ही आ जाएगा, इसको 0 5 लिख देते हैं, ये आपका इधर आ जाएगा यहाँ कहीं, ठीक है ऐसे ही। तो इसे हम लिख देते हैं कितना 2 5, और दूसरा 3, ये 3 हो गया, और y का मान कितना 8, तो इसको ऊपर करते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर कहीं आएगा आपका यहाँ, लेकिन ऐसे ना आएगा, तो ये हो गया आपका कितना 3 8। फिर इस तरफ 4 13 इधर कहीं होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ आप चेक कीजिए, इसका ग्राफ अगर आप चेक करेंगे तो ऐसे अगर माइनस वाला लेंगे तो ये इधर आएगा, ऐसे नहीं बना, तो ये कैसे बना कर्व के रूप में बना, और दोनों छोर एक ही तरफ ऊपर है तो दोनों ऊपर ही बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका हो गया ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं ना।
अगर यही ग्राफ नीचे आता ऐसे, तो अगर नीचे आता है तो ये कट करता है एक्स अक्ष को, तो जितने पॉइंट पे कटता उतना हम उसका शून्य लिख देते हैं, जैसे हम लोग जानते थे। ठीक है, तो इसमें कोई शून्य आएगा ऐसे, इसका कोई शून्य होगा? शून्य नहीं होगा, क्योंकि एक्स अक्ष को कट नहीं किया। चेक कर लेते हैं कि इसका शून्य है कि नहीं है। तो आप इसको हल कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इजकल टू 0, हाँ या नहीं? इसका अगर हम हल करें तो कैसे आएगा? ये दोनों को 5, अब हमें 5 यहाँ लाना है, 2 लाना है, तो 5 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे कि यहाँ बीच वाला आ जाना है? तो इससे तो बनने वाला है नहीं, तब हम लोग द्विघात में तोड़ेंगे जाके, द्विघात बहुपद का वहाँ फार्मूला लगा के कि a का मान 1, b का मान -2 और c का मान क्या है? 5 है। तो यहाँ से हम d साथ साथ निकल जाएगा आपका, x का फार्मूला जानते हैं -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a, यही ना? अब यहाँ समझते हैं b का मान कितना है, माइनस और ये माइनस मिलकर +2 हो जाएगा, प्लस माइनस b का मान यहाँ 2 रख देंगे तो हो जाएगा 4, है ना? और यहाँ 4, a का मान कितना हो गया 1 और c का मान हो गया 5 और यहाँ हो जाएगा 2, a का मान 1। तो ये 2 है ना, हो गया 2 प्लस माइनस रूट, इसको हल कर लीजिए 4 और 5 के 5 चौका 20, ये ना बटे 2। अब यहाँ समझेंगे कि 2 प्लस माइनस घटाइए तो कितना हो गया, -16 हो गया बटे 2, ये ना? आप 16 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना? लेकिन माइनस कैसे वर्गमूल से बाहर होगा? माइनस बाहर होगा? नहीं होगा माइनस बाहर। तो जब माइनस बाहर ही नहीं होगा तो ये कोई हल हुआ? नहीं हुआ, यानी कि ये जो हुआ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गया, है ना? ये वास्तविक संख्या हो गया और ये काल्पनिक संख्या हो गया। तो इसीलिए इसका इस समीकरण जो हम लोग अपने मन से यहाँ लिए हैं, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब शून्य की इसका नहीं होगा। इसका कोई हल निकलेगा नहीं। आपको एक चीज़ और बताए थे कि d निकाल के आप चेक कर लीजिए, तो होता है b² - 4ac। तो b कितना है? -2, तो ये -2 होना चाहिए, माने कितना हो जाएगा 4। और ये अगर इसको अभी तुरंत यहाँ हम लोग हल किए तो कितना आया था? रूट नहीं होगा यहाँ, 4 × 1 × c का मान कितना आ गया 5, यहाँ 5 रख देंगे तो ये 4, 5 चौका 20 यानी कि -16। और बताए थे d का जो मान होता है 3 कंडीशन में होता है ना? और ये कोई हल नहीं होता है, पता है क्या? इसीलिए इस समीकरण का कोई हल होगा नहीं। जब x अक्ष को कटेगा ही नहीं तो इसका हल ही नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ग्राफ भी समझ में आ गया, जो हम लोग वहाँ शून्य लिखते थे कि देखो जी जितना जगह x अक्ष को कट करेगा उतना उसका शून्य का है। आज इसका कारण मिल गया प्रूफ्ड के साथ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इस तरह का शून्य होता है, तो इसका मतलब इसमें कोई शून्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x अक्ष को कट ही नहीं किया। अरे x अक्ष को ऐसे कट कर जाता है तो 2 शून्य हो जाता है। कौन कौन शून्य? तो कहाँ कहाँ कट किया है उस पर ध्यान देना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ अगर कट किया है तो यहाँ वाला पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ अगर कट किया है तो यहाँ वाला पॉइंट पता होनी चाहिए। तो वही 2 शून्य के आंसर लिख देंगे तुरंत। ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह घुमाएगा, अब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटने वाला। ठीक है, ये हम लोग अगला चैप्टर वाला यूज कर दिए हैं। ये चीज़ अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर अगला चैप्टर जब द्विघात बहुपद का एक अलग चैप्टर ही है, ठीक है, वहाँ उन चीज़ों को पढ़ के फिर से क्लियर कर लीजिएगा। लेकिन ग्राफ तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट जो था वो क्लियर हो गया। जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं कि परवलया होता है, परवलयाकार मतलब परावलय, आपको समझ में आ गया ग्राफ के। ग्राफ आपसे भले इस तरह का नहीं पूछे, लेकिन उस ग्राफ का कारण पता चल गया, हो गया ना। एक और जानना है आपको, त्रिघातीय बहुपद। अगर ऑब्जेक्टिव ऐसे झारखंड बोर्ड में है नहीं, बिहार बोर्ड में त्रिघात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। उधर प्रैक्टिस कैसे हो रहा है आपको? है कुछ नहीं बोल रही है। अच्छा, समझिए।
त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो और इसका सामान्य रूप जो होता है ये x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। बात समझ में आ रहा है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, घात 3 होनी चाहिए, है ना। और क्या इम्पोर्टेंट है, घात कितना होना चाहिए इसका, 3 होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही ख़त्म तो ये सब कोई काम का नहीं, तब त्रिघात नहीं कहेंगे। अगर ये हो जाएगा तो फिर द्विघात कहलाएगा, नहीं कहला जाएगा। और a b c d कौन सी है, वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ रहा है? अब इसका हल कितना होगा, तो हल हो जाएगा 3। शून्य कितना होगा, तो शून्य भी हो जाएगा आपका 3। और इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ किसी भी तरह हो जाएगा। मतलब ग्राफ कहने का मतलब ये समझिए, अब इसका ग्राफ बहुत मतलब समय लग जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए हम अलग चीज़ें समझ लीजिए। ग्राफ कभी कभी आपका ऐसे भी हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। कभी आपका ग्राफ, इसका ग्राफ जो है ना, कभी सीधा आएगा, कभी वक्र में भी हो जाएगा, किसी भी तरह का ग्राफ इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें शून्य भी, इसमें भी शून्य को ऐसे ही समझना है कि एक्स अक्ष को आपका कितने जगह पे कट कर रहा है। नहीं, जैसे इस तरह दे तो शून्य का आपका कितना हो जाएगा, 3 जगह कट कर रहा है ना। तो ऐसे ही आपको समझना है। तो ये ग्राफ पे हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ा है। और इसमें एक चीज़ खास याद रखिएगा, त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ में इसका एक छोर नीचे रहेगा तो एक छोर ऊपर की ओर रहेगा। परावला में दोनों छोर किधर होता है, ऊपर की ओर होता है। बात समझ में आ रहा है? ऐसे होता है। चलिए, और कभी समय मिले तो ये चीज़ हम ग्राफ में भी आपको बना के बताएंगे। अभी शून्यक समझना है कि 3 शून्यक, इसका मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा, बीटा और गामा, ऐसे आर टाइप का होगा गामा, ठीक है, इस तरह का। तो 3 शून्यक हम मान लेते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। b/a अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर, है ना, b कहाँ से आया, तो x² का गुणांक, है ना, यहाँ लिख देंगे कि -x² का गुणांक और a कहाँ से आया, तो x³ का गुणांक, ठीक है, x³ का गुणांक। इसमें कोई दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, दो शून्यकों का गुणनफलों का योग, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, जैसे इसको गुना कर दिए तो अल्फ़ा बीटा, फिर इसको गुना कर दिए बीटा गामा, फिर हम जो छूट गए इसको और इसको गुना कर दिए तो अल्फ़ा गामा बराबर होता है c/a। फार्मूला माने दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। और c कहाँ से आया, तो c x का गुणांक बटे a x³ का गुणांक। ये गुणांक है ना, कोफिशिएंट गुणांक ही बोलते हैं। तीसरा नंबर शून्यकों का गुणनफल, मतलब तीनों को आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, अल्फ़ा बीटा और गामा को, तो ये हो जाएगा -d/a। बात समझ में आया? अब और कभी कभी ये दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा और ये तीनों, और बोलेगा त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करें। तो त्रिघातीय बहुपद का जो फार्मूला बनता है, ये बनता है x³, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, और गामा अल्फ़ा या अल्फ़ा गामा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। बात समझ में आया? देख लीजिएगा।
समझिए थोड़ा सा, इसके बाद वाला अगर घात मिले तो उसको सीधा लिखना बहुघातीय, मतलब 3 से अधिक जहाँ घात मिले उसको क्या बोल देंगे सीधा, बहुघातीय बहुपद, बहुघातीय बहुपद। 3 से बड़ा घात मिले, मतलब ax पर पावर 4, bx³ cx² है ना, dx इस तरह का कुछ भी, तो घात है इसका कितना, तो घात हो गया 4, तो शून्यक भी इसका कितना हो जाएगा, शून्यक भी इसका हो जाएगा 4। बात समझ में आ रहा है, जितना बड़ा घात उतना ही शून्यक। अगर घात n हो जाए तो n शून्यक, अगर यहाँ घात 100 हो जाए तो 100 को शून्यक, हल भी 100 आ जाएगा उसका, मतलब x अक्ष को 100 बार कट करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझना है। अब यहाँ समझना है क्या इसको, अच्छा एक बात एक और भी लिख सकते हैं कभी, कि इसे हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। इसको जब आप हल करेंगे ना तो यही चीज़ बन के आएगा। बात समझे। चलिए ये पूरे पार्ट मतलब जितना ऑब्जेक्टिव होने था वो हुआ आपका कंप्लीट। अब हम अपने स्तर से क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं कौन कौन बनाते हैं उसे। ठीक है, बेटा था एक क्वेश्चन देते हैं, और ये क्वेश्चन है x² प्लस 5x प्लस 4, x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। हमें निकालना है क्या क्या, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है ना, दूसरा नंबर निकालना अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तीसरा नंबर निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा, चौथा नंबर निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा। बात समझ में आ रहा है। पाँचवा नंबर निकालना है α² प्लस β²। उसके बाद छठा एक और निकालना α³ प्लस β³। चलिए हमें करना क्या है, यहाँ से समझिएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो ये है ना, तो आप यहाँ लिखिए a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 5 और c बराबर 4 है, ये ना। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है क्या, -b/a, तो b का मान आ गया 5 और a का मान 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान जो आ गया 5। ये एक नंबर का आंसर हो गया क्लियर, कितना 5, ये आ गया आपका निकल के 5। अल्फ़ा इंटू बीटा दूसरा नंबर, अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है ना, बात समझिएगा, ये होता है c/a, बहुत सरल है, c/a। c क्या है, तो c आपका देखिए 4 है और a का मान 1, यानी कि ये 4 ही होगा, यानी कि ये निकल के आ गया 4। अब हमें ये यहाँ से ये क्वेश्चन आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है ना। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो ये 3 नंबर जो है 1/α प्लस 1/बीटा, ये क्वेश्चन पूछता है। हाँ जी, सॉरी यहाँ -5 होगा, माइनस छूट गया था तो यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, अब इसे समझना है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। ये तो डायरेक्ट फार्मूला में था तो हम लोग बिठा दिए, तो इसे अगर हम हल करें तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा नहीं होगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा और ये बीटा यहाँ अल्फ़ा यहाँ, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फिर से वही बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी तो अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। बात समझे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अभी तो तुरंत हम निकाल लिए -5 और ये कितना हो गया 4, तो ये हो गया आपका आंसर।
यानी कि इसका आंसर निकल के -5/4। ये क्वेश्चन आपको समझना है। ये समझिए, प्लस वाला तो जानते हैं लेकिन माइनस वाला कैसे जानेंगे, कैसे करेंगे? आपको करना क्या है, आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। आप इसका अगर होल स्क्वायर कर दें तो आपको एक फार्मूला मिलेगा, आप पढ़े हैं फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। इसको हल करेंगे यही चीज़ आएगा कि नहीं? तो एक की जगह अल्फ़ा और ये बीटा है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फ़ा बीटा। क्लियर है? अब यहाँ समझिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो आ चुका है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ चुका है? 5, ये ना -5, तो -5 का स्क्वायर। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है? अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 4, यहाँ रख देंगे हम लोग 4। और ये इसको हल करेंगे हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, तो कितना बन के आ गया? घटाइए, कितना आ गया? 9। और 9 किसका मान आया? अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर और इधर हम 3 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर स्क्वायर आपका क्या हुआ? कैंसिल। अल्फ़ा बीटा इजकल टू कितना? 3, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 3। बात समझ में आ रहा है ना? बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ भी यही चीज़ आपको करना है, इसका मान आ गया आपका कितना? 3। क्लियर है? समझिए, थोड़ा मिटाते हैं, है ना, या फिर उधर जगह है बनाते हैं। देखिए, हमें ये निकालना है, ये चीज़ निकालना है, तो ये तो और भी सिंपल है, आप यहाँ समझिए कैसे होता है। यही क्वेश्चन है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये चीज़ छोड़िए, अब ये चीज़ बताइए, आप ये कहीं से भी ले सकते हैं। आप देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। फार्मूला में ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी। क्लियर है? और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको पता है, अभी निकाल चुके हैं, कितना? -5। यहाँ -5 निकाल लेंगे। और नहीं भी पता रहेगा तो ये चीज़ आपको आता होगा निकालना, -b/, ये फार्मूला नहीं, पहले इसका मान। अब जो चीज़ इसका मान पता नहीं है, हमें तो निकालना है ये स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे c/a, या नहीं तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ रख देंगे 4। ये हो जाएगा कितना? 25, और ये 4 4 ये 16, इस पार कर दीजिए। अच्छा 8 हो जाएगा, नहीं तो 8 इधर कर दीजिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर बनेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा x अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, है ना जी। अब एक इसे भी समझ लेते हैं, इधर मिटा दे बीच वाला। अब बताइए, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। थोड़ा ये लंबा तो है, अब इतना लंबा तो देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर दे दे तो बनाना तो होगा ही आपको। तब क्या करेंगे? अब बताइए, हमें करना ये है कि इसका फार्मूला पहले लिखना है। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा,
अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। अच्छा, इसको आगे कर दें, यानी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा, ऐसे कोई दिक्कत? अरे यही चीज़ है, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, अल्फ़ा बीटा ऐसे। अब समझिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ चुका है -5, है ना। यहाँ से यहाँ तक का भी मान हम लोग शायद निकाल चुके हैं अभी तुरंत। कितना आया जी? 17। तो यहाँ रख देंगे हम लोग कितना, 17। और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं 4। अगर नहीं निकला रहे तो फिर भी आप निकाल लेंगे, इसको घटा लीजिए, 13। अब गुना 13 बचे, हो गया ना। तो ये इसका मान हो गया निकल के। बात समझ में आ रहा? तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। फिर आप लोग कल आइए, जो आपका समस्या है देखेंगे, ठीक ना। सर आप ये जो समस्या सर आप फॉर्मूला की बजाय हम डायरेक्ट नहीं बना सकते? कौन वाला? डायरेक्ट कैसे बनाएगी, ऑप्शन से? नहीं तो सर, अल्फा का क्यू करके और फिर बीटा का क्यू करके प्लस कर देंगे। सर अल्फा प्लस बीटा का मान करके इसका हल कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अलग अलग है ना, गलती हो जाएगा। आंसर कैसे आ जाएगा? देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू, ये अलग चीज़ है। तो अल्फा बीटा का हम मान निकाले हैं, तो अलग अलग करके उसका क्यू, दोनों का क्यू करके उससे, हाँ, वो चीज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस, हाँ, अल्फ़ा का मान अलग से निकाल लीजिए, बीटा का मान अलग से निकाल लीजिए, तब कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से कैसे दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे? अब तो द्विघात में आ जाएगा। तब अगर आप ये कहना चाहते हैं इसको इस पर कर दें, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा -5 माइनस बीटा, और फिर ये वाला मान आप यहाँ ले जाके करेंगे तो द्विघात समीकरण में आ जाएगा, और फिर वहाँ से आपको द्विघात वाला रूल लगा के निकालना होगा, अल्फ़ा और बीटा अलग अलग करके, उसके बाद इसमें रखेंगे। तो मतलब उतना हाथ घुमा फिरा के जो कान पकड़ना है, तो सीधा सीधी कान पकड़ लीजिए ऐसे ही, ठीक है। याद रहे, कभी शून्यकों का योगफल दिया रहे और गुणनफल दिया रहे तो उसके लिए अलग, कभी कभी देता है कि खाली शून्य ही देता है, कहे बोल देगा द्विघात बहुपद के 2 शून्य 4 और 5 है, तो समझना अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान कुछ और है। जब तक आपको ये नहीं बोला जाए कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तब तक आप ये नहीं कहना। देखिए, क्वेश्चन में तो किसी भी तरह दे देगा ना, बोल देगा कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक 1/4 और दूसरा 2 है, 2 शून्यक। तो जब 2 शून्यक बोलेगा तो इसको आपको समझना होगा अल्फ़ा और इसको समझना होगा बीटा। बात समझे? लेकिन अगर वहाँ बोल देगा कि शून्यकों का योग और गुणनफल है, तब इसको आप अल्फ़ा नहीं समझेंगे, इसको केवल बीटा नहीं समझेंगे, इसको समझेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और इसको समझेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। लेकिन जब बोलेगा शून्यकों का योग और गुणनफल, तभी। बात समझ में आ रहा है? चलिए, आज का क्लास आपका यहीं ख़त्म कर